हाँ लाइव करो, चलो। हाँ। वेरी वेलकम ऑल टू टीएलएस ऑनलाइन। वेरी वेरी गुड इवनिंग सब लोगों को। आ गए सब लोग। वेरी गुड इवनिंग फरीन, रूपाली, मोहम्मद, खालिद, पूनम, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास शुरू करने से पहले अनाउंसमेंट है न्यू बैच के लिए, सीएसआई नेट लाइफ साइंस के लिए, जैसा कि सब लोग जानते हो। सो from starting from the 1st of October, the 3 units are going on. That is molecular biology. That Ashish sir is taking the molecular biology classes, and molecules and their interaction relevant to biology. Asna ma'am is teaching. As you know all about the system physiology as well as for the developmental biology, the Shruti ma'am is teaching, and for the ecology, Vineet sir is there. Okay, so this is the batch alert for the CSIR NET. So you may contact, you can register yourself on this website as well as you can contact on this number. Now coming on to the next batch alert that is going for the GATE. So I am your faculty, a mentor for the GATE bioprocess engineering as well as for the bioprocess bioinformatics and RDT. So right now I am teaching bioprocess in my paid batch, and in the due course of time I will be delivering bioinformatics. And निर्देश सर जैसा कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आसना मैम इज विद बायोकेमिस्ट्री एंड बहुत द मोलिकुलर बायोलॉजी, आशुतोष सर इज टीचिंग genetics, and he will also teach the immunology, and the microbiology class will be taken by Vineet sir. So those who are interested, you may please join us on this particular website, that is triambak.org, as well as you can call on the office number. Okay, so आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर की सीरीज हम लोग लेक्चर सीरीज में डिस्कशन करते चले आ रहे थे अभी तक। तो ये दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर योर प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसजेनिक प्लांट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट आखिर में है क्या, किस प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोल रहे हैं। तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम, एज यू कैन सी कि हमारे पास कोई सेल है जिसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को जैसे आपको समझाऊं तो आपको मैं बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या कर रहा था, बीटी कॉटन जो है वो डेवलप करा गया। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, क्राई जीन इंसर्ट कराई थी। क्राई जीन इंसर्ट कराने से क्या हुआ था कि जो इंसेक्ट उसके ऊपर जो क्रॉप को, जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, कॉटन प्लांट को, वो अब नहीं कर पा रहा है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जो कि किसी बैक्टीरिया से निकाला हमने, जो कि थी क्राई जीन। तो उस क्राई जीन को हमने एक्सट्रैक्ट किया, कट किया और डिजायर्ड जीन को निकाल के प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। और जब प्लांट सेल के, प्लांट जीनोम के अंदर हमने इस डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो बनने वाला जो प्लांट बना वो क्या बना, ट्रांसजेनिक प्लांट बना। क्योंकि वो जीन जो हमने प्लांट के अंदर इंसर्ट कराई, तो जब प्लांट जीनोम एक्सप्रेस होगा, प्लांट की सेल्स नहीं बनेगी, तो साथ साथ जो डिजायर्ड जीन थी, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, वो भी क्या करेगी, एक्सप्रेस होगी, उसका भी प्रोटीन बनेगा और उसका भी एक्सप्रेशन हमें नए प्लांट में, बनने वाले प्लांट में क्या करेगा, दिखाई देना शुरू होगा। तो जो डिजायर्ड जीन थी, समथिंग रिलेटेड टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यही हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कर रहे थे। सेम कि डिजायर्ड जीन को क्या किया हमने, किसी सेल के इंसर्ट कराया, सेल को फिर क्या कराया, ग्रो कराया। तो जो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि डिजायर्ड जीन को हमने प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कराया, उसका क्या हुआ, जो इनकॉर्पोरेटेड कराने के बाद जो प्रोसेस है उसको बोला हमने क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमने सेल का डिवीजन कराया। तो आप देख पा रहे हो कि जो ब्लू कलर की डिजायर्ड जीन यहां पर प्रेजेंट थी, वो जैसे जैसे सेल डिवाइड कर रही है, सेल के जीनोम के साथ साथ डिजायर्ड जीन भी क्या कर रही है, रेप्लिकेट कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है अपने आप को। तो हर सेल के अंदर इस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन का क्या आएगा, एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। और फिर जैसा कि हम क्या करते थे कि हम कोई भी एक्सप्लांट लेते थे,
उस एक्सप्लांट को हम लोग कल्चर करते थे मीडिया में और कैलस डेवलप कर रहे थे, फिर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दे रहे थे, शूट डेवलप करा रहे थे, रूट डेवलप करा रहे थे, एंड अल्टीमेटली वी आर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट. Okay, so that's what happening in this particular transgenic plant, that we are incorporating our desired gene into a plant cell, then हम उसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोवाइड करा के कैलस फॉर्मेशन करा रहे हैं और उस कैलस फॉर्मेशन के अंदर रूट एंड शूट डेवलप करा के एक नया ट्रांसजेनिक प्लांट बना ले रहे हैं. तो बीटी कॉटन जो था वो क्या था, ट्रांसजेनिक प्लांट था, क्योंकि उसके अंदर क्राइजीन थी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी. तो जो इंसेक्ट उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था वो बाद में नहीं कर पा रहा था. ओके, सो दिस इज द जनरल ओवरऑल आइडिया अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट के व्हाट अ ट्रांसजेनिक प्लांट इज. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लांट, जैसा कि हमने बोला कि हम यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर जीन, डिजायर्ड जीन को क्या कर रहे हैं, अंदर इंसर्ट करा रहे हैं. द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन कराने के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम से अगर समझें तो एज यू कैन सी कि प्लांट्स ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं. फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है. फिजिकल मेथड की अगर बात करें तो आता है माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में क्या है कि जो भी डिजायर्ड जीन है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली एक इंजेक्शन के थ्रू या माइक्रोपिपिड के थ्रू डायरेक्टली प्लांट सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन. ऑल्दो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ये करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखने के लिए देख के तब इंसर्ट कराना पड़ेगा. तो ये फिजिकल मेथड में आता है. बायोलिस्टिक मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे कि दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं बायोलिस्टिक मेथड में. इसमें क्या होता है कि पार्टिकल होगा, जैसा कि अगर हम रेड कलर से चेंज कर लें तो एक पार्टिकल होगा. ये पार्टिकल किसका हो सकता है, टंगस्टन का हो सकता है, टंगस्टन का हो सकता है या फिर गोल्ड का हो सकता है. और ये पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, माइक्रो पार्टिकल होगा. माइक्रो पार्टिकल होगा, बहुत छोटा होगा. इस पार्टिकल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे. जो हमारी डिजायर्ड जीन होगी उस डिजायर्ड डीएनए को इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर कोट कर दिया जाएगा. और एक गन है, बायोलिस्टिक गन या जीन गन जिसे कहते हैं, इस गन में ये पार्टिकल्स हम लोग डाल देंगे और सेल के ऊपर जो सेल्स होंगी, नीचे पेट्री प्लेट्स होगी जिसमें क्या होंगी, सेल्स होंगी, प्लांट सेल्स. उन प्लांट सेल के ऊपर इन पार्टिकल्स को क्या कराएंगे, हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्ड कराएंगे. तो बॉम्बार्ड कराने से भी क्या होगा कि जिस वेलोसिटी के साथ ये गोल्ड पार्टिकल मूव करेगा और जैसे ही ये सेल के अंदर जाएगा तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. तो दिस इज द बायोलिस्टिक मेथड. ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपोरेशन में भी क्या कर रहे हैं, हम सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल की मेम्ब्रेन जो है, स्ट्रक्चर है, वो डिसरप्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है. तो उसकी हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए को या डिजायर्ड जीन को सेल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल एंड अल्टीमेटली वी विल डेवलप अ ट्रांसजेनिक प्लांट. ओके, एम आई क्लियर? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? बोलो भाई, क्लियर है इतना? आगे बढ़े. तो बहुत सारे इस तरीके के फिजिकल मेथड्स हैं. तो हमें इन फिजिकल मेथड्स के केवल और केवल क्या करने हैं, नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए या प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम लोग. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल मेथड्स. Now coming on to the next, the chemical treatment, कि हम किसी सेल को केमिकल ट्रीटमेंट दें तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ट्रीटमेंट देने से भी क्या होता है कि हम डिजायर्ड जीन को सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं. कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल लिपिड्स का यूज किया जाता है, प्रोटीन्स का यूज किया जाता है, डेंड्राइमर्स का यूज किया जाता है. तो नंबर ऑफ वेज दैट आर यूज्ड इन द केमिकल. तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वी विल कन्फाइंड एंड हम इन चीज़ों पे जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं हम इन्हीं पे कन्फाइंड रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा यहाँ से तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग अ प्लांट सेल. तो सबने सुना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस एंड वायरस मीडिएटेड. तीनों ही सबने
सुना होगा। और अगर हम 2020 का पेपर या 21 का पेपर देखें तो शायद 2020 या 21 के पेपर में एग्रोबैक्टीरियम से क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। ओके, हाँ, ये मेथड्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि इन मेथड से कभी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाए, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे नहीं, ठीक है। इस वजह से जनरल एक सिंपल मैंने आपको आइडिया जितना बताना था कि माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, बायोलिस्टिक क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है और माइक्रो इंजेक्शन क्या होते हैं, तो मैंने एक जनरल आपको बताया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर फिजिकल मेथड में पूछेंगे भी तो बस इससे ज़्यादा नाम पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे पूछेंगे कहाँ? बायोलॉजिकल मेथड में आपसे पूछा जाएगा। केमिकल मेथड है और फिजिकल मेथड जो है इनके केवल नाम तक कन्फाइंड रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर। ओके, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, केवल नाम पता होने चाहिए कि हाँ ये केमिकल मेथड है और ये फिजिकल मेथड है। तो एक बार अगर इनको रीडिंग कर लोगे, शायद 11th-12th में भी ये सब मेथड जो है एनिमल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हम किसी एनिमल सेल को भी जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये सारे मेथड्स वहां पर भी यूज होते हैं। ओके ओके, तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, चलो समझते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड में क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस क्या है। तो देयर आर टू मेथड्स, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम वी आर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस और हम होस्ट सेल के अंदर अपनी डिजायर्ड जीन इंसर्ट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस बैक्टीरिया। ओके, एंड डायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो हमने अभी अभी पढ़े पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड है, और डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो फिजिकल मेथड एज वेल एज केमिकल मेथड इनडायरेक्ट मेथड के अंडर में, वो डायरेक्ट मेथड के अंडर में आ रहे हैं। ओके, क्लियर? चलो आगे समझते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो मैंने बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस जो है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस जो है, इसको हम लोग, ये क्या है, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसको याद रखना, इट्स अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, ये याद रखना भाई सब लोग, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल बॉर्न है, सॉइल में मिल जाता है बहुत आराम से, तो सॉइल बॉर्न है, ग्राम निगेटिव है और रॉड शेप्ड है। इसकी शेप याद रखना कौन सा है, रॉड शेप्ड है ये, और ये मोटाइल बैक्टीरिया है, मूव कर सकता है, मोटिलिटी है इसके पास। और हमारा एग्रोबैक्टीरियम के बारे में ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखेंगे क्या, रॉड शेप्ड है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एज वेल एज सॉइल बॉर्न है। ओके, एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस जो है ये कॉज कराता है क्या, ये कॉज क्या कराता है, ये क्रॉस कराता है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज किस में कराएगा, डाइकॉट्स में कराएगा। डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्राउन गॉल डिजीज करवाता है। अगर इसी की स्पीशीज का जो दूसरा है अगर हम बात करें उसकी, तो वो है क्या, ये तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के बारे में था। नाउ अगर हम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस की बात करें, राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, तो ये कॉज करता है हेयरी रूट डिजीज, हेयरी रूट डिजीज। और ये किस में कॉज करता है, मोनोकॉट्स में करता है, मोनोकॉट्स में करता है। तो याद रखना, डिफरेंशिएट ये अच्छे से समझ लेना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस जो है वो डाइकोट्स में क्राउन गॉल डिजीज कॉज कर रहा है, वहीं राइजोजेंस की अगर बात करें तो वो हेयरी रूट डिजीज किसके अंदर कॉज कर रहा है, मोनोकॉट्स के अंदर। हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं, कहां, जब हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है तो उसमें हमने हेयरी रूट कल्चर करवाया था। तो वहां पर हम किसका यूज कर रहे थे, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स का यूज कर रहे थे, जिस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के अंदर कौन सा प्लाज्मिड था, टी आई प्लाज्मिड था।
TI प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और अगर हम बात करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर कौन सा प्लाज्मिड मिलता है? बताओ सब लोग, बताओ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के अंदर कौन सा प्लाज्मिड मिलता है? अरे बोलो सब लोग, मैसेज करके बताओ यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो वरना मजा नहीं आएगा यार, मेरे को भी पढ़ाने में और तुमको भी समझने में दिक्कत हो सकती है। लाइव सेशन का मतलब होता है थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो। बताओ भाई सब लोग मैसेज करके बताओ कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है? इसके अंदर TI प्लाज्मिड पाया जाता है। राइजोजीन्स के अंदर RI प्लाज्मिड पाया जाता था, वो क्या था? रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड का मतलब क्या? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। समझ गए? क्लियर? हाँ, वेरी गुड, सही। तो TI प्लाज्मिड जो है, तो हम अपना डिस्कशन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन पे शुरू करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक जनरल समझते हैं कि हाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कॉज द क्राउन गॉल डिजीज। तो दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, दिस इज द वुंड साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो प्लांट की तरफ कैसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कैसे अट्रैक्ट करता है? तो पहले प्लांट के ऊपर एक वुंड साइट होना जरूरी है। वुंड साइट में क्या होगा? फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होंगे, जैसे कि एसिटोसिरिंजोन, हाइड्रोक्सीसिरिंजोन रिलीज होंगे। उन प्लांट जो फिनोलिक कंपाउंड जो रिलीज हुए वो क्या है? अट्रैक्ट करेंगे किसको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को, उसकी तरफ, and hence the agrobacterium will cause the crown gall disease। एक आउटलाइन समझ रहे हैं हम लोग, अब इन चीजों को डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। अगर हम एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्मिंग द सेल, द प्लांट सेल, या अगर हम बात करें कि क्राउन गॉल डिजीज में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सेल को विद द हेल्प ऑफ इस TI प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ये TI प्लाज्मिड जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, और TI प्लाज्मिड जो है वो एग्जैक्टली है क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, क्रोमोसोम से इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से रेप्लिकेट होगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन से इसको मतलब नहीं है ना। अगर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हाउ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म अ सेल इनटू अ क्राउन गॉल एंड हाउ इट इज कॉजिंग द क्राउन गॉल डिजीज, तो हमें TI प्लाज्मिड को पहले, स्ट्रक्चर ऑफ द TI प्लाज्मिड को पहले से अच्छे से समझना पड़ेगा। तो नाउ let's start our discussion on the TI plasmid, exactly what is the structure of the TI plasmid and what are the genes, what sort of genes that are present on this TI plasmid। okay, now if you can see this कि यहां पर, जैसा कि ये डायग्राम थोड़ा सा आई थिंक ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, हम इस वाले डायग्राम से समझें। तो TI प्लाज्मिड जो है ये 200 किलो बेस पेयर का होता है। सबसे पहली बात तो इट इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द प्लाज्मिड्स दैट इज प्रेजेंट। तो सबसे हैवी है, 200 किलो बेस पेयर का बना होता है। अब इसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं पार्ट्स वो देखें, तो इसमें विरुलेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर tDNA प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस tDNA को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर DNA बोलते हैं, ट्रांसफर DNA बोलते हैं। एग्जैक्टली ये वही ट्रांसफर DNA है या वही पार्ट ऑफ दिस TI प्लाज्मिड है दैट विल बी इंसर्टेड इनसाइड अ प्लांट सेल एंड दैट्स हाउ अ प्लांट सेल विल बी ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम ट्रांसफर DNA की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस पाया जाता है, राइट बॉर्डर सीक्वेंस पाया जाता है, एज वेल एज उसके अंदर ऑक्सिन
साइटोकाइनिन एंड ओपाइन की जीन्स पाई जाती हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो जो टी डीएनए एग्जैक्टली जो टी डीएनए है इस 200 किलो बेस पेयर का जो ये पूरा टीआई प्लाज्मिड है, इसमें से जो टी डीएनए पार्ट वाला जो है, टी डीएनए वाला जो पार्ट है, ये केवल और केवल कितना होता है? 12 to 24 किलो बेस पेयर का होता है। और यही वो 12 से 24 किलो बेस पेयर है दैट एग्जैक्टली विल बी ट्रांसफॉर्म्ड या सेंड टू द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के अंदर एग्जैक्टली इनकॉर्पोरेट होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बोलो, समझ में आ रही है मेरी बातें? क्या आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? प्लीज एक मैसेज करके बता दो सब लोग, यस और नो, एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अरे सब लोग मैसेज करके बताओ। अब तो सब लोग देखो आगे, तो ये कितना है? 12 to 24 किलो बेस पेयर का है टी डीएनए। अब टी डीएनए के पास क्या है? लेफ्ट बॉर्डर है और राइट बॉर्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ये बना होता है 24 बेस पेयर का बना होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट बॉर्डर हो, ये दोनों ही 24 बेस पेयर के बने होते हैं। और ये जो होते हैं कंजर्व्ड, ये क्या है? कंजर्व्ड रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। कंजर्व्ड रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, यानी कि ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के जो 24 बेस पेयर हैं ये पूरी तरीके से कंजर्व्ड हैं। और अच्छी बात ये है, समझने की बात ये है कि इस टी डीएनए के ट्रांसफर के लिए इनसाइड अ प्लांट सेल, अगर हम इस टी डीएनए को इंसर्ट कराना चाहते हैं या इस टी डीएनए को प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर जो हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस टी डीएनए इनटू द होस्ट प्लांट सेल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर अगर यहाँ प्रेजेंट ना हो तो शायद कभी ये टी डीएनए जो है वो कभी भी प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता है। क्लियर? 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 एम आई क्लियर विद दिस? अब हम बात करते हैं तो पहली बात ये याद रखना कि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टी डीएनए और विरुलेंस डीएनए या विरुलेंस जीन्स अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होती हैं। किसके ऊपर? टीआई प्लाज्मिड के अंदर। ओके, अब यहां पर ओरिजिन साइट है विच इज ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सब लोग जानते होंगे। अब यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, ओपाइन कैटाबोलिज्म। तो ओपाइन कैटाबोलिज्म की जो जीन्स हैं वो भी कहां प्रेजेंट हैं? इस टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट हैं। अब एक जनरल बताऊं कि ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन का जो मतलब क्यों यहां पर प्रेजेंट है। विरुलेंस जीन जो होती हैं वो क्या करवाती हैं? इस टी डीएनए का प्लाज्मिड जो टी डीएनए है इसका क्या कराएंगी? ट्रांसफर करवाएंगी प्लांट सेल के अंदर। जो ट्रांसफर हो रहा है टी डीएनए, तो उसका इनिशिएशन हो किसकी वजह से रहा है? कौन रेस्पॉन्सिबल है? विरुलेंस जीन रेस्पॉन्सिबल है इस टी डीएनए को ट्रांसफर कराने के लिए प्लांट सेल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें ओपाइन कैटाबोलिज्म की, तो ओपाइन कैटाबोलिज्म एग्जैक्टली क्या है कि क्यों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो क्यों क्राउन गॉल डिजीज प्लांट में कॉज कर रहा है? तो उसका रीजन ये है कि भाई बैक्टीरिया के पास ओपाइन कैटाबोलिज्म, ओपाइंस क्या होते हैं? ओपाइंस क्या होते हैं पता है क्या? ओपाइंस जानते हो कि क्या होते हैं? ओपाइंस जो होते हैं, अगर मैं बताऊं ओपाइंस के बारे में, तो ओपाइंस जो होते हैं, ओपाइंस जो हैं ये क्या है? अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट हैं फॉर द किसके लिए? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, एन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब इनको कैटाबोलाइट करने की लिए जीन्स प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इनको सिंथेसाइज करने के लिए बैक्टीरिया के पास नहीं है जीन, प्रॉब्लम है। और वो जीन जो है वो प्रेजेंट कहाँ है? यानी कि टी डीएनए में प्रेजेंट है।
तो यानी कि अगर ये बैक्टीरिया अपने इस टीडीएनए को प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा रहा है, तो समझना कि क्यों करा रहा है। अगर ये टीडीएनए वाला पार्ट जब प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, लेट्स से कि ये हमारी प्लांट सेल है, तो जब टीडीएनए इसके न्यूक्लियस के अंदर जीनोम के साथ, लेट्स से कि हम अपने जो टीडीएनए है उसको इस ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, और ये हमारा क्या है, टीडीएनए है जो पहुंचा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो जब यहां पे इस टीडीएनए के अंदर कौन सी जीन्स प्रेजेंट, ऑक्सिन, साइटोकाइन, ओपाइन। ऑक्सिन और साइटोकाइन जो है वो क्या कराएंगे, सेल डिवीजन कराएंगे, अनयूजुअल सेल डिवीजन होगा ऑक्सिन और साइटोकाइन की वजह से। क्योंकि प्लांट सेल जो है जब उसका जीनोम एक्सप्रेस होगा तो साथ साथ ये टीडीएनए भी क्या होगा, इसका भी ट्रांसलेशन होगा, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऑक्सिन साइटोकाइन बनेंगे, ओपाइन बनेंगे, तीनों चीजें बनेगी। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो क्या कराएगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, हाँ जी सर, ओके। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो क्या कराएंगे, सेल डिवीजन करवाएंगे। वाइल ओपाइन जो है वो क्या करवाएगा, ओपाइन जो है वो यहां पर प्रोड्यूस होगा, और उस ओपाइन को, अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने फायदे के लिए, अपने लिए यूज करेगा। तो दिस इज व्हाट कि व्हाई द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज इन्फेक्टिंग अ प्लांट सेल एंड व्हाई इट इज कॉजिंग अ क्राउन गॉल डिजीज इन द प्लांट। तो द मेन एम ऑफ द बैक्टीरिया इज कि वो ओपाइन सिंथेसिस करवाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लांट सेल, ताकि वो अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो और वो बैक्टीरिया यूज कर सके। So this is what about the structure of this TI plasmid. I hope I'm clear with this. I hope I'm clear with this. सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं विरुलेंस जीन के ऊपर। हमने बात कर ली ओपाइन कैटाबोलिज्म के ऊपर, हमने बात कर लिया ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओपाइन के ऊपर, यानी कि टीडीएनए के स्ट्रक्चर की भी बात कर ली हमने। नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द विरुलेंस जीन। तो विरुलेंस जीन जो है वो क्या है, कौन कौन सी हैं, उन पे बात करते हैं। तो विरुलेंस जीन के टाइप्स हैं। विरुलेंस जीन के विरुलेंस जैसे यहाँ पर ए होती है, बी होती है, टी होती है, ई होती है, एफ होती है, जी होती है और एच होती है। सो दीज आर द विरुलेंस जीन दैट इज प्रेजेंट इन दिस विरुलेंस जीन रीजन। ओके, तो यहां पर इतनी सारी जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब सी भी होती है शायद साथ में, सी और डी और ई। सो दीज आर द जीन्स दैट आर प्रेजेंट, और यही वो विरुलेंस जीन्स हैं जो इस टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या हेल्प करती हैं। तो एक एक करके इन एक एक विरुलेंस जीन का हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा विरुलेंस जीन क्या करता है, कैसे हेल्प करता है इस टीडीएनए के ट्रांसफर में। तो वो देखना शुरू करते हैं हम नेक्स्ट। तो अगर हम लोग, जैसा कि हमने अभी अभी बात करा कि टीडीएनए के अंदर कौन कौन सी जीन्स हैं, तो हमने देखा ऑक्सिन की, ऑक्सिन बायोसिंथेसिस की, साइटोकाइन बायोसिंथेसिस की, और नोपालाइन यानी कि ओपाइन सिंथेसिस की जीन्स आर प्रेजेंट। 24 बेस पेयर होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, जिनको हमने बॉर्डर सीक्वेंस बोला था। और तो ये सब प्रेजेंट था किसके अंदर, टीडीएनए के अंदर। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर जो है वो किस तरीके से होता है, एक आउटलाइन देख रहे हैं, डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या होता है, सिग्नल रिकॉग्निशन बाय द एक्टोबैक्टीरियम होता है, अटैचमेंट टू द प्लांट सेल, फिर विरुलेंस जीन इंडक्शन, और उसके बाद टीडीएनए स्ट्रैंड का प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ द टीडीएनए आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड एंट्री ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम। तो नाउ अब हम एक एक जीन जो है विरुलेंस ए बी सी डी ई एफ जी एच जो हमने पढ़े, इनके फंक्शंस को समझते हैं साथ साथ और देखते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शंस हम लोग बाद में नोट कर लेंगे एक बार। पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इस डायग्राम से देखने की कोशिश करो सब लोग। हाँ, यहाँ पर एक इस डायग्राम से अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखें ये क्या है, प्लांट सेल है, और ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से।
तो वुंड, जब वुंडेड प्लांट सेल जो होती है दैट रिलीजेस द फिनोलिक कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक, फिनोलिक कंपाउंड कौन से, एसिटोसिरिंजोन। एसिटोसिरिंजोन रिलीज होगा। एसिटोसिरिंजोन जो होगा दैट विल बी रिसेप्टेड बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो विरुलेंस ए जो हमने पढ़ा, विरुलेंस जीन थी, तो उसमें विरुलेंस जीन ए जो होती है ये क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ये दिस इज रिसेप्टर फॉर दिस एसिटोसिरिंजोन। ओके, तो विरुलेंस ए जो है that act as a receptor for this acetylsyringeon. So that's how the Agrobacterium tumefaciens senses the phenolic compound with the help of virulence A. Also, this virulence A is constitutively expressed gene. Constitutively expressed gene. ठीक है, constitutively expressed रहता है, यानी कि हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है। Screen not visible? स्क्रीन नॉट विजिबल क्या? इट्स क्लियर ना? या ओके। तो विरुलेंस ए के थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो रिसेप्ट करेगा किसको, फिनोलिक कंपाउंड दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द वुंडेड पार्ट ऑफ द प्लांट। सो विरुलेंस ए हेल्प इन दिस रिसेप्शन। नाउ जैसे ही विरुलेंस ए से रिसेप्टर से जैसे ही एसिटोसिरिंजोन हमारा रिसेप्ट होगा तो क्या होगा, वैसे ही विरुलेंस ए जो है उसके साथ यहां पे अगर हम देखें, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा देता हूं, तो इस पार्ट में तुम देख रहे हो कि यहां वुंड है, वुंड से एसिटोसिरिंजोन निकला, अरे यार चलो कोई नहीं, वुंड से एसिटोसिरिंजोन निकला, विरुलेंस ए जो कि रिसेप्टर था उसने इसको सेंस किया, एंड विरुलेंस ए एक्टिवेट करता है किसको, विरुलेंस जी को, यानी कि विरुलेंस ए के एक्टिवेशन के बाद एक्टिवेशन होता है किसका, विरुलेंस ए के एक्टिवेशन के बाद एक्टिवेशन होता है विरुलेंस जी का, और विरुलेंस जी जो होता है उसका क्या होता है, इस विर जी जो है इसको पहले विर एक्टिवेट हुआ, विर ए विद द हेल्प ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, विर ए एक्टिवेट हुआ, तो विर ए ने क्या किया, विर जी को क्या किया, एक्टिवेट किया। और अगर हम विर ए की बात करें तो ये रिसेप्टर है एज वेल एज क्या है, काइनेज एक्टिविटी होती है, यानी कि ये विरुलेंस ए जैसे ही मतलब एसिटोसिरिंजोन को सेंस करता है तो ये रिसेप्टर तो है ही, एज वेल एज ये काइनेज होता है, इसके पास होती है काइनेज एक्टिविटी, और काइनेज एक्टिविटी वाले क्या करते हैं कि वो इस विरुलेंस जी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं। सो दैट्स हाउ द इंफॉर्मेशन को याद कैसे रखें, एनी टिप्स और ट्रिक्स, देयर इज नो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द कि हम कैसे याद रखेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे बार बार तो चीजें याद हो जाती हैं अपने आप, दो तीन बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स के भरोसे जिंदगी नहीं चलनी चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स बड़ी खतरनाक होती हैं, कभी याद नहीं रहती हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। सो क्या हो रहा है कि विरुलेंस ए जिसके पास काइनेज एक्टिविटी थी उसने एक्टिवेट किया किसको, विरुलेंस जी को, और विरुलेंस जी जो होता है जब फॉस्फोराइलेट होता है, एक्टिवेट होता है, तो ये डाइमराइज हो जाता है, और इस तरीके से फॉस्फोराइलेशन होने पे ये डाइमराइज हो जाता है और एक्टिवेशन होता है इसका। और विरुलेंस जी जब एक्टिवेट होता है तो वो आगे की फर्दर जो जीन्स हैं विरुलेंस रीजन की उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जैसे कि अब सी, बी, ई और डी है, जी है, एच है, तो इन और एफ है, तो इन सब का एक्टिवेशन कौन करेगा, विरुलेंस जी, बिकॉज विरुलेंस जी विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो विरुलेंस जी जो है दैट विल एक्ट एज अ TF यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द एक्सप्रेशन या ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्दर विरुलेंस जीन। तो अगर इस चीज को मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां से देखो, इस डायग्राम से देखो और समझने की कोशिश करो कि ये हमारा क्या है, विरुलेंस रीजन है जिसमें सारी जीन्स यहां पर लिखी हुई हैं, H लिखी, A B C G C D E F। तो आप देख पा रहे हो
कि ए जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड है, और जैसे ही ए एक्टिवेट हुआ उसने जी को एक्टिवेट किया, और जी जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वैसे ही सारी अलग जीन्स जितनी भी थी, चाहे वो ई हो, चाहे वो एफ हो, चाहे डी हो, सी हो और एच हो, तो उन सब का एक्टिवेशन किसने कराया है? जी ने कराया है, बिकॉज जी एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अदर विरुलेंस जीन। आई थिंक क्लियर होगा यहां तक? आई थिंक यहां तक क्लियर है? आई थिंक क्लियर है यहां तक? आई थिंक यहां तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब जो मैं बता रहा था उसको इस डायग्राम से दिखा देता हूं और समझा देता हूं। तो देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एसिटोसिरिंजॉन रिलीज हुआ, एग्रोबैक्टीरियम ने सेंस किया उसको विद द हेल्प ऑफ विरुलेंस ए, यानी कि अपने रिसेप्टर से विरुलेंस ए प्रोटीन। विरुलेंस ए प्रोटीन जो है वो क्या है? उसके पास काइनेज एक्टिविटी है, तो वो विरुलेंस जी प्रोटीन को क्या कर रहा है? फॉस्फोराइलेट कर रहा है, और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद विरुलेंस जी जो है वो क्या कर रहा है? डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है, एंड इट इज बाइंडिंग टू अ प्रमोटर रीजन ऑफ द फॉर द विरोपेरॉन्स। तो प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करने के बाद विर ए टू एच जो प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रही हैं? सिंथेसाइज हो रही हैं, इंड्यूस हो रही हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो दिस इज हाउ द what we say the activation of the virulence gene is taking place. I think यहां तक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर? क्लियर? चलो अब देखते हैं, वापस से आते हैं टीडीएनए पे कि टीडीएनए जो है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से विरुलेंस जीन के थ्रू हो पा रहा है। तो जरा देखो, विरुलेंस रीजन जो है उसमें क्या है? यहां पे टीडीएनए में मैंने बताया था कि लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस है, राइट बॉर्डर सीक्वेंस है, और इसके बीच में किसकी जीन्स प्रेजेंट हैं? यहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन प्रेजेंट है और ओपाइंस प्रेजेंट है। नाउ जैसे ही एसिटोसिरिंजॉन रिलीज हुआ, फिनोलिक कंपाउंड रिलीज हुआ, विरुलेंस ए ने रिसीव किया बिकॉज इट्स अ रिसेप्टर। विरुलेंस ए ने फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है, तो इसने विरुलेंस जी को एक्टिवेट किया, विरुलेंस जी जो होता है वो फॉस्फोराइलेट होने पे क्या हो जाता है? डाइमराइज हो जाता है, और विरुलेंस जी जो है एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर फॉर द A2H, विरुलेंस A2H के फॉर्मेशन के लिए। तो अब जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर गया, जब विरुलेंस A2H प्रोटीन प्रोड्यूस हो गए, तो अब क्या होगा कि टीडीएनए का ये A2H जो प्रोड्यूस हुए ये क्या कराएंगे? टीडीएनए का ट्रांसफर कराएंगे। कैसे ट्रांसफर कराएंगे? तो हम अगर देखें तो सबसे पहले विरुलेंस D1 और D2 के बारे में समझते हैं, और साथ ही साथ इनके फंक्शंस को भी देखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलना और समझते हुए चलना। तो यहां पर देखो, विरुलेंस D1 और विरुलेंस D2 की बात करें तो विरुलेंस D1 जो होता है और विरुलेंस D2 जो होता है, ये विरुलेंस D1 जो है वो क्या है? टोपोआइसोमेरेज होता है, एक्ट एज अ टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। और विरुलेंस D2 जो होता है ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। ऑल्सो दिस D1 प्रोटीन, इसके लिए एक और बात है, रेड मार्क करके लिखना, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। सब पढ़ लेते हैं कि टोपोआइसोमेरेज है, एक्सोन्यूक्लियस है, बट दिस D1 also recognizes what? Left border as well as the right border. तो कैसे हमें पता चलेगा कि टीडीएनए का लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंस जो है वहीं से तो क्या करना है? कट करना है हमें टीडीएनए को। तो कैसे पता चलेगा? तो उसका रिकॉग्निशन, जो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर है उसका रिकॉग्निशन जो है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ D1। D1 जो है वो लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस और राइट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है,
एज वेल एज टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी है उसके पास, और D2 जो है उसके पास क्या है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से पूछा जाएगा कि विरुलेंस D1 क्या करता है बताओ, विरुलेंस D2 क्या करता है। तो ये इनके फंक्शंस जो हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर से देखो और समझो इस फिगर के थ्रू, देखो राइट बॉर्डर पे और विरुलेंस D1 और विरुलेंस D2 क्या है, दोनों ही क्या है, अटैच्ड। तो विरुलेंस D1 का काम क्या था कि इस राइट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करने का काम किसने किया, विरुलेंस D1 ने किया। एज वेल एज विरुलेंस D1 इज ऑल्सो अ टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या होता है कि जब हम डीएनए को अनवाइंड करते हैं, जब हम लेट्स से कि ये हमारे पास डीएनए है, तो जब डीएनए है, तो जब इस डीएनए की अनवाइंडिंग चल रही होती है, तो आगे की जो आगे वाला जो डीएनए होगा इसमें क्या हो जाती हैं, सुपर कॉइल्स जनरेट होती हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइल्स जनरेट हो जाती हैं या नेगेटिव सुपर कॉइल जनरेट हो। तो इस वजह से उन सुपर कॉइल्स को हटाने का काम कौन करता है, काम होता है टोपोआइसोमरेज का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शायद सबने पढ़ा होगा। ओके, विरुलेंस D2 हमने बोला कि क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि हमें इस टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए वाला जो सेगमेंट है उसकी एक सिंगल स्ट्रैंड को निकालना है। तो क्या करेगा, विरुलेंस D2 जो है वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से परफॉर्म करेगा, यानी कि इस डीएनए को यहां पर कट लगाएगा, कट करेगा यहां पर। और D1 का काम क्या था, रिकॉग्नाइज करना एज वेल एज टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी। फिर धीमे धीमे इस तरीके से यहां पे निक क्रिएट हुआ। ये निक क्रिएट किसने किया, D2 ने क्रिएट किया, और यहां पर बाउंड टू द विरुलेंस D2, जो यहां पर हमारा फिर 5 प्राइम एंड है वो विरुलेंस D2 से क्या कर गया है, ज्वाइन कर गया है। नाउ जैसे ही आगे फर्दर दोबारा से किसका रिकॉग्निशन होगा, अब D1 ने राइट बॉर्डर रिकॉग्नाइज कर लिया, D2 ने वहां पर क्लीव कर दिया, निक क्रिएट कर दिया, डीएनए अलग हो गया, और यहां पर हेलिकेज एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। यानी कि यहां पर तुमने निक तो क्रिएट कर दिया, विरुलेंस D1 ने रिकॉग्नाइज कर दिया, विरुलेंस D2 ने क्या कर दिया, निक क्रिएट कर दिया। अब इस डीएनए के बीच में यहां पर क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हटाने का काम कौन करेगा, हेलिकेज करेगा, हेलिकेज करेगा। और हेलिकेज कौन होगा, तो विरुलेंस C जो होता है, विरुलेंस C जो है that is called as the helicase that will melt this DNA. ओके, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। तो विरुलेंस C जो है वो क्या है, हेलिकेज है, जो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इनके बीच के, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करने का काम करेगा। ध्यान से इनके फंक्शंस याद करते हुए चलना, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चन उठा के देख लो, क्वेश्चन उठा के देख लो, शायद गेट 2021 के पेपर में एग्रोबैक्टीरियम या 2020 के पेपर में एग्रोबैक्टीरियम से क्वेश्चन आया था और इन्हीं का फंक्शन पूछा गया था। क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, मैं भी दिखा दूंगा कल, आप लोग भी अपनी तरफ से देख लेना एक बार। तो अब हेलिकेज ने क्या किया, हमारे यहां पर मेल्टिंग करनी शुरू कर दी डीएनए की, और साथ ही साथ जब सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए क्रिएट होता है तो उनके आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपस में फोल्डिंग ना कर जाएं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ना चले जाएं, इसी वजह से इनके ऊपर बाइंड करने का काम, इसको स्टेबलाइज करने के काम, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रखने का काम, लीनियर फॉर्म में रखने का काम कौन करेगा, SSP, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन यहां पर कौन सी होती है, तो देख पा रहे हो साफ साफ लिखा हुआ है विर E2, दैट इज विरुलेंस E2 जो है वो क्या करेगी, यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड दैट एक्ट एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो जैसे ही यहां पर फिर C हेलिकेज जैसे ही हमारे डीएनए को मेल्ट करना शुरू करेगा, साथ ही साथ इसके साथ बाइंडिंग होने लगेगी SSB की, विच इज विरुलेंस E2। क्लियर, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो और देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देख लेना, एक चीज फिगर में साफ साफ दिख रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो टीडीएनए प्रोड्यूस हो रहा है उस पे विर D2 जो है वो स्टिल बाउंड रहेगा और बाउंड है। ओके, क्योंकि इसका काम क्या था, ये क्या है,
एंडोन्यूक्लियस है। तो ये अभी भी 5 प्राइम एंड कौन से एंड पे बाइंड है, यहां पे देखो अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विद D2 जो है वो 5 प्राइम एंड ऑफ दिस DNA पे क्या है, बाउंड है अभी भी। साथ साथ मेल्टिंग चल रही है, विर E2 बाइंड करता चला जा रहा है। जैसे ही लेफ्ट बॉर्डर, अब इसके साथ साथ जब अनवाइंडिंग चल रही है तो जैसे ही लेफ्ट बॉर्डर आएगा तो लेफ्ट बॉर्डर को अगेन रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा, यहां पर फिर से D1 रिकॉग्नाइज करेगा और D2 जो होगा, जो D2 यहां पर है वो D2 यहां पे फिर से क्या करेगा, निक क्रिएट करेगा ताकि इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को अलग किया जा सके। और जैसे जैसे यहां पर ये प्रोसेस चल रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को प्रोड्यूस करने का, TDNA को, साथ ही साथ देखो क्या कर रहा है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस भी साथ ही साथ चल रही है। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर? चले आगे। सो दिस इज हाउ, अब हमने TDNA, सो दिस इज हाउ कि विरुलेंस जीन जो प्रोड्यूस हुई बनी, उन्होंने किस तरीके से TDNA को पहले TI प्लाज्मिड से अलग करवाया, बनाया। तो ओके, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA की जो कॉपी है अब कहां जाएगी, ये होस्ट सेल यानी कि प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी। किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी, देखो जरा, वापस से फिर से इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करना। हमने क्या चीज फॉर्म कर ली अभी तक, क्या चीज फॉर्म कर ली हमने, TDNA बना लिया, TDNA की स्ट्रैंड क्रिएट कर ली। देखो ध्यान से सब लोग देखो, इस बड़े से डायग्राम में देखो, TI प्लाज्मिड से हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, TDNA की प्रोसेसिंग कर ली और TDNA की स्ट्रैंड बना ली हमने, जिसके आगे 5 प्राइम एंड पे वे D2 अभी भी बाइंड है और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या बाइंड होगा, विर E2 बाइंड है जो कि क्या है, SSB है। ओके, क्लियर? अब क्या होगा कि अब इन दोनों बैक्टीरिया और प्लांट सेल के बीच में पोर फॉर्मेशन होगा। तो उस पोर फॉर्मेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो विर बी जो हमने पढ़ा, सॉरी, चलो देखने की कोशिश करो। तो ये जो पोर फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, ताकि इस TDNA को ट्रांसफर कराया जा सके इस प्लांट सेल के अंदर, तो ये पोर फॉर्मेशन कौन कर रहा है, विरुलेंस बी एज वेल एज विरुलेंस D4 जो है, दे आर इन्वॉल्व इन द पोर फॉर्मेशन। तो याद रखना विरुलेंस बी, यहां पे लिख देता हूं, विरुलेंस बी एज वेल एज विरुलेंस D4 जो है वो क्या करा रहे हैं, पोर फॉर्मेशन करा रहे हैं, ताकि बनने वाला सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA जो बना एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, उसको प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करा जा सके। क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गई मेरी बातें? क्लियर? अब सोचो, अब एक बात सुनो कि क्यों जो है, मैंने बताया अभी आपने देखा, आपको मुझसे एक बात पूछनी चाहिए थी कि क्यों भाई ये जो एक्सोन्यूक्लियस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विर D2, और मैंने बताया कि इस TDNA के ऊपर 5 प्राइम पे विर D2 बाइंड है और SSB की फॉर्म में फिर E बाइंड है। तो विर E तो हमें समझ में आ गया कि भाई विर E जो है वो हम जब होस्ट प्लांट सेल के अंदर TDNA को भेजेंगे तो एंडोन्यूक्लियस जो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में, वो इस DNA को कट ना कर दें, डिस्ट्रॉय ना कर दें, इसलिए यहां पर विर E का तो हमें सिग्निफिकेंस समझ में आया। लेकिन आपको एक बात पूछनी चाहिए थी कि क्यों ये विर D2 जो है ये अभी भी 5 प्राइम एंड पे बाइंड है, और जब हम इस विर D2 को यहां से जब इसका ट्रांसफर हो रहा है तो तुम ध्यान से देखो, जब प्लांट सेल के अंदर ये TDNA पहुंच गया है तो विर D2 अभी भी इसके साथ बाउंड है। क्यों पता है किसी को?
कोई जानता है कि क्यों विर D2 जो है वो अभी भी टॉप 5 प्राइम एंड पे बाइंड है, और जब तक प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो गया टीडीएनए के साथ तब तक भी बाइंड है। एज वेल एज आप देख रहे हो जब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में टीडीएनए का इंसर्शन हो रहा है तब भी D2 जो है वो बाइंड है। क्यों? एनी रीजन? एनी रीजन? यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नहीं, अनुप्रिया फॉर एप्लीकेशन नहीं, किसने बोला है ये? मायरा बशीर ने बोला है यस दैट दिस विर D2। अब भाई टीडीएनए है, उसको थोड़ी ना पता है कि कहां हमें प्लांट सेल के अंदर उसको न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट करना है, ये टीडीएनए को थोड़ी ना पता है। तो इस चीज को, न्यूक्लियस को, टीडीएनए को इनकॉर्पोरेट कराना है हमें न्यूक्लियस के अंदर, प्लांट सेल के होस्ट जीनोम में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। तो ये विर D2 एक्ट एज अ NLS, दैट इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। तो विर D2 जो है, यहां पर जो विर D2 जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज एक्टिंग एज NLS, दैट इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की तरह बिहेव कर रहा है। इसी वजह से तुम देखो जब तक टीडीएनए यहां न्यूक्लियस के अंदर नहीं पहुंच गया तब तक D2 इसके साथ बाउंड है, बिकॉज दिस D2 इज एक्टिंग एज अ NLS, that is nuclear localization signal, that D2 is directing this tDNA that it will be inserted into the host genome, that is host nucleus. Okay, okay, clear, clear, yeah, okay, make it easy. Okay, I will take bioinformatics class in the due course of the lectures. I will also deliver the bioinformatics, don't worry. Chill. So this is how now this tDNA is incorporated inside the plant genome. Now जैसे ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से tDNA जैसे ही अंदर पहुंचेगा प्लांट न्यूक्लियस में, तो अब D2 और SSB सब अलग हो जाएंगे और ये tDNA जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा किसके अंदर? प्लांट जीनोम के अंदर। अब यहां पर भी एक बात है कि यहां पर जो इंटीग्रेशन है, जो टीडीएनए का जो इंटीग्रेशन जो दिख रहा है वो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा ना। तो जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके का होता है उसको हम बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे बोला जाता है, इस इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर उसको बोला जाता है इलेजिटिमेट इंटीग्रेशन। ये टर्म है सही, इलेजिटिमेट इंटीग्रेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस ऑफ दिस टीडीएनए। यानी कि इलेजिटिमेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये किसी सीक्वेंस सिमिलैरिटी के बेसिस पे, जैसे कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां क्या होती है? सीक्वेंस सिमिलैरिटी होती है। तो ऐसी कोई सीक्वेंस सिमिलैरिटी जैसी चीज यहां पर नहीं होती है। इलेजिटिमेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये टीडीएनए होस्ट प्लांट के जो जीनोम है उसके अंदर रैंडमली जाके कहीं भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। कोई सीक्वेंस सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी जहां जाके ये, या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज यहां पर नहीं होगी। इलेजिटिमेट इंटीग्रेशन का मतलब केवल इतना सा है कि ये टीडीएनए जो होगा वो रैंडमली कहीं भी किसी भी जगह प्लांट जीनोम में क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर मीन्स इट इज randomly integrated inside the plant genome. Okay, now as it is integrated inside the plant genome, then it will produce what? It will produce tDNA के अंदर कौन कौन सी जीन्स थी? ऑक्सिन की जीन थी, साइटोकाइनिन की जीन थी, ओपाइंस की जीन थी। तो अब जब प्लांट सेल के अंदर ये जब जीनोम रेप्लिकेट करेगा, जीनोम में एक्सप्रेशन आएगा, तो ये सारी जीन्स जो थी टीडीएनए की ये भी क्या करना शुरू करेंगी? एक्सप्रेस होना शुरू होंगी। ऑक्सिन और साइटोकाइन मैंने बताया सेल डिवीजन करवाएंगे जिसकी वजह से मास ऑफ द सेल जनरेट होगी, हेंस लीड टू द क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है,
और ओपाइंस जो होंगे वो भी साथ साथ प्रोड्यूस होंगे. दे आर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दे आर द अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स that will be taken up by this agrobacterium for the nitrogen metabolism. So this is how बाई ये टीडीएनए कोई प्लांट जीन भी साइलेंस कर सकता है बाई रैंडम इंटीग्रेशन. बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. सो ओपाइंस जो हैं वो कौन ले लेगा? एग्रोबैक्टीरियम ले लेगा. और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो इनॉर्मस सेल ग्रोथ कराएगा. दिस इज हाउ कि हमने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस जो है वो किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट्स, और कैसे अपना टीडीएनए ट्रांसफर करा रहा है. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. बहुत कॉमन टर्म है, सब जानते होंगे, मुझे बताने की शायद जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है. अब जैसा कि हमने देखा, तो ध्यान से सुनो, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी मतलब कोई भी सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. जैसा कि हमने देखा कि अगर हम किसी भी जीनोम में वो कोई भी डिजायर्ड जीन है हमारे पास, कोई डिजायर्ड जीन है, कोई सेगमेंट ऑफ द डीएनए अगर हमारे पास है जो कि क्या है, जीन ऑफ, लिख देते हैं GOI, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज GOI. अगर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम इस ऑक्सिन और साइटोकाइन की जगह अगर इंसर्ट करा दें, तो हमने बताया कि ट्रांसफर के लिए किसकी जरूरत है? लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस और राइट बॉर्डर सीक्वेंस. और राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस के बीच में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑक्सिन प्रेजेंट है या साइटोकाइनिन प्रेजेंट है या ओपाइन प्रेजेंट है, कोई भी डिजायर्ड जीन अगर हम यहां इनकॉर्पोरेट करा दें, तो अगर हम किसी भी प्लांट सेल का इन्फेक्शन कराएं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से, देन दिस पार्ट ऑफ द टीडीएनए जिसके अंदर हमने डिजायर्ड जीन इंसर्ट कराई, दैट डिजायर्ड जीन विल आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट. दैट इज व्हाई कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बायोलॉजिकल या इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से कराना इतना आसान क्यों है? क्यों कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हम जीन ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, और हम क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म अ प्लांट सेल, एंड हेंस वी आर डेवलपिंग अ ट्रांसजेनिक प्लांट. कन्वेंशनल ब्रीडिंग या कन्वेंशनल जीन ट्रांसफर के साथ प्रॉब्लम यही है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस डीएनए सेगमेंट में प्रेजेंट हुई, यहाँ पे मान लो कोई और भी जीन प्रेजेंट हुई, तो जब कन्वेंशनल जीन ट्रांसफर होगा, जब कन्वेंशनल ब्रीडिंग कराते हैं, तो जरूरी नहीं है कि केवल डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है केवल वही इंटीग्रेट करे. उसके साथ साथ जो अनडिजायरेबल जीन है वो भी क्या हो सकती हैं, प्लांट जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं. लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल डिजायर्ड जीन, अगर प्रीसाइजली केवल डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट ही केवल क्या हो, प्लांट जीनोम के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कराएं, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन या बायोलॉजिकल मेथड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट मेथड. क्लियर? Where you can revise this portion. This lecture will be available on the TLS online channel. So again, कितने बार भी देख लो, वहां पर देख लो. As well as if you want कि हम ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो you can also go for the book that is BD Singh. You can also go for the book that is BD Singh. वहां पे भी पढ़ सकते हो. Clear? चलो ठीक है. So this was it for the what we say the agrobacterium tumefaciens. अच्छा, एक बात और, जो सीक्वेंस ऑफ द, जो हमने विरुलेंस रीजन की बात करी, इस विरुलेंस रीजन में जो जीन्स हैं वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है. इस विरुलेंस जीन के अंदर अगर हम विरुलेंस जीन के सीक्वेंस की बात करें, तो वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो जो विरुलेंस जीन के रीजन के अंदर जो सीक्वेंस होता है HABGDCEF. सो दिस इज व्हाट वी से द ऑर्डर ऑफ द जीन्स के H के बाद A होती है, B होती है, फिर G, D, E और F. सो दिस इज द ऑर्डर. That is मतलब what we say कि the virulence gene are present in this order on the
टीआई प्लाज्मिड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? तो ये भी नोट करके रखना, याद कर लेना भाई सब लोग, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम विर ए और विर जी को अगर दोनों को इफ म्यूटेटेड, अगर दोनों को म्यूटेट कर दिया जाए, इफ म्यूटेटेड, तो क्या होगा? टी डीएनए ट्रांसफर जो होता है, टी डीएनए ट्रांसफर जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। अगर विर ए या विर जी में अगर म्यूटेशन कॉज कर दिया जाए तो टी डीएनए का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? अरे बोलो यार, बोलो 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 भाई। क्लियर? डन? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है इतना बात? हाँ हाँ, टीडीएनए विल स्टॉप ट्रांसफर, टीडीएनए का ट्रांसफर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो दीज आर द मोस्ट एसेंशियल जीन्स, विरुलेंस ए एंड विरुलेंस जी। अगर इनके अंदर म्यूटेशन होगा तो टीडीएनए का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम बात करें ई और सी, जो विरुलेंस सी है, तो ये क्या है? लेस इंपॉर्टेंट जीन है। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? विरुलेंस सी है, जैसे विरुलेंस ई है, विरुलेंस ई है, विरुलेंस सी है, तो अगर इन दोनों के अंदर म्यूटेशन हो भी जाए तो टी डीएनए ट्रांसफर जो होगा वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। टी डीएनए ट्रांसफर जो होगा, ट्रांसफर जो होगा वो स्लो हो जाएगा, बट कभी भी स्टॉप नहीं होगा। क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट शुड हैव टू बी इन योर माइंड for the agrobacterium tumefaciens. Clear? Clear? So these are the vir B also essential. Yes, vir B अगर बात करें हैं तो बिल्कुल एसेंशियल है। अगर vir B जो था वो मेम्ब्रेन प्रोटीन को बना रहा था, वो सॉरी मेम्ब्रेन चैनल बना रहा था ना, चैनल प्रोटीन था ना, ट्यूब बना रहा था ना, पोर बना रहा था ना, जिसकी वजह से देखो, ध्यान से देखो, vir B जो है वो क्या बना रहा था? ध्यान से देखो यहां पर, विर बी जो है वो क्या बनाना है? पोर बना रहा है। अगर विर बी नहीं होगी, पोर नहीं बनेगी, तो क्या कभी भी टीडीएनए ट्रांसफर हो पाएगा? तो क्रूशियल जीन है वो भी। दीज आर ऑल्सो द क्रूशियल जीन्स। ओके, क्लियर? सो ये सब लोग लिख लेना, याद कर लेना प्लीज। जो विरुलेंस एच है, बाकी सबके तो फंक्शन हमने देख लिए, लेकिन विरुलेंस एच का फंक्शन हमने अभी भी नहीं देखा। तो विरुलेंस एच का याद रख लेना कि क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फिनोलिक प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट सेल एट द वुंड साइट। इसका मतलब ये कि प्लांट का जो इम्यून सिस्टम होगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो होता है वो विर एच करता है। ठीक है, विर एच जो है वो प्लांट इम्यून सिस्टम को, प्लांट इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम जो है वो उसका न्यूट्रलाइजेशन का काम विर एच जो है करता है। ठीक है, क्लियर? अरे भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी लेक्चर ले लेंगे, चिंता नहीं करो, बहुत टाइम है अभी, आराम से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट सेल। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये विरुलेंस जीन के फंक्शंस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, और कल हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द। कल हम लोग फिर से मिलेंगे और कल हम इनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, और इन एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्या करेंगे? बाइंड अप करेंगे कल। यानी कि जैसा कि हम लोग बात करेंगे बीटी कॉटन के ऊपर बात करेंगे, फ्लावर सार टोमेटो के ऊपर बात करेंगे, गोल्डन राइस के ऊपर बात करेंगे। तो जो
इन सब के ऊपर कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, स्टे ट्यून फॉर द मोर अपडेट्स। ऐसे ही लेक्चर चाहते हो तो बने रहो और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, मिलते हैं कल।